आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8 का जो भारती भवन का बुक है सुगम गणित, उसका प्रश्नमाला 2 का ए, जो कि चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, उसका सोल्व एग्जाम्पल साधित प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस साधित प्रश्न को डिस्कस करने से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, ठीक इससे पहले वाला एपिसोड 1, उसको ज़रूरी से देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे और हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो आप कॉन्सेप्ट में देखिएगा तो उसमें हम ये भी बताए हैं कि ये फार्मूला जो है कैसे आता है, क्यों होता है इतना बराबर इतना ही, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। तो पूर्ण वर्ग का मतलब जो किसी का स्क्वायर है। चलिए देखते हैं। 25 पूर्ण वर्ग है, तो हाँ ये 5 का स्क्वायर है। 39 नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 6 का स्क्वायर कर रहे हैं 36 आ गया, 7 का किया 49 आ गया, 39 तो है ही नहीं इसमें। इसी तरह 42 भी नहीं होगा, क्योंकि 36 और 49 रहता तो पूर्ण वर्ग होता, इसके बीच का संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 64 तो 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64, 81 81 होगा, 9 का स्क्वायर 81, 84 84 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो या तो 81 पूर्ण वर्ग होगा और 100 पूर्ण वर्ग होगा, और इनके बीच का कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होंगे। मतलब कौन सा संख्या है जिसको वर्ग करेंगे इसमें से तो सम संख्या होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग करने पे सम संख्या आता है। सम संख्या, इसको वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। और कोई विषम संख्या है, इसको वर्ग करेंगे तो हमको विषम संख्या ही प्राप्त होगा। और कह रहा है कौन सी संख्या का वर्ग सम संख्या, तो जो सम संख्या होगा उसका वर्ग सम संख्या होगा। तो 18 का वर्ग सम संख्या होगा, 146 का वर्ग सम संख्या होगा, और 624 का भी वर्ग करेंगे तो सम संख्या होगा। और चूँकि ये सब विषम संख्या है तो इसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या होगा। तो आंसर आपका हो गया 18, 146, 624। अब नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो देखिए, अभी हम बताएं कि सम संख्या का वर्ग करिएगा तो सम संख्या देता है, विषम संख्या का वर्ग करिएगा तो विषम संख्या देता है। अगर कौन सा विषम संख्या है, तो जो विषम संख्या का वर्ग होगा वही विषम संख्या देगा। तो 17 विषम संख्या, इसका वर्ग भी विषम संख्या देगा। 48 सम संख्या होगा, ये विषम संख्या नहीं देगा। ये भी सम संख्या 124 विषम संख्या नहीं देगा। 141 विषम संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या देगा। 125 विषम संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या देगा। तो आंसर हो गया आपका 17 का स्क्वायर, 141 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं। अभी जस्ट बताएं कि सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है। तो ये जो है, क्या ये सम संख्या का वर्ग है? तो हाँ, क्योंकि ये सम संख्या है इसलिए सम संख्या का वर्ग है। ये नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या है। ये भी नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या है। ये है तो हाँ, क्योंकि ये सम संख्या का वर्ग है। और ये है तो हाँ, क्योंकि ये भी सम संख्या का वर्ग है। वर्ग अगर सम संख्या आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जिसका वर्ग है वो भी सम संख्या है। जैसे अगर 64 है, किसी का वर्ग, ये सम संख्या आ रहा है, तो जिसका वर्ग है मतलब 8 का वर्ग है तो 8 भी हो गया सम संख्या। समझ गए? तो इसमें आपका 196, 1764 और 674 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। तो पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका स्क्वायर लिखा जा सके। तो हम आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में ही बताए थे कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 जो है सम संख्या में हो, और अगर 0 सम संख्या हो गया तो उसके बाद जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, तो पूरा संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो 144 डबल 0 में देखिए, ये 0 सम संख्या है, मतलब 0 का संख्या 2 है, और 144 12 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये पूरा पूर्ण वर्ग है। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें देखिए 0 विषम संख्या में है, तो यहीं ये पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है। 169 पूर्ण वर्ग है 13 का स्क्वायर, लेकिन इस पूरा संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए यहाँ एक और 0 होना चाहिए था।
तो चूँकि 0 ही विषम संख्या में है तो 1690 पूर्ण वर्ग नहीं है। ये है पूर्ण वर्ग क्योंकि 0 सम संख्या में और 625 25 का स्क्वायर होता है। ये भी है पूर्ण वर्ग क्योंकि 0 सम संख्या में है और 529 जो है 23 का स्क्वायर होता है, तो 529 पूर्ण वर्ग हो गया 0 सम संख्या में होने के बाद। तो ये भी 529 पर 4 शून्य पूर्ण वर्ग हो गया आपका। तो इसमें आपका आंसर हो गया 144 00 00, 625 00 और 529 40। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो। ठीक है, पूर्ति करना है तो 42 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर क्या होगा। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 42 प्लस 41 कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 4 8 और गुने 1 मतलब 83 आंसर। या फिर हम बताए हैं आपको कि दो क्रमागत संख्या है, ये देखिए 42 है और ये 41 है, तो दो क्रमागत संख्या के वर्ग का डिफरेंस आप 2n + 1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 2 गुने 41 अब प्लस 1, तो 41 दूनी 82 या प्लस 1 कितना 83 आंसर। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। दूसरा है 26 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर बराबर 26 + 25। तो यहाँ देखिए दो संख्या के सम के रूप में आ रहा था, डिफरेंस करने पर तो यहाँ एक ही आ जा रहा था ना, तो इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं 26 - 25, क्योंकि घटाने पे एक आएगा और एक में गुना करेंगे 26 + 25 से तो इतना ही आएगा। तो देखिए तो a + b × a - b मतलब 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। अब है कितना में से 146 का स्क्वायर घटाएंगे तो 293 आएगा। तो हम अगर 293 में से 146 घटा के देखते हैं, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि अभी स्क्वायर है यहाँ पे और अभी हम पढ़े हैं कि a + b × a - b का फॉर्मेट a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। तो चूँकि यहाँ b वाला स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है ये भी स्क्वायर में हमको लिखना है, और ये होता है a + b × a - b। तो हम माइनस करके देखते हैं, 293 में से b की जगह कितना 146, तो ये आ गया आपका 147। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये खाली बक्सा है आपका -146 का स्क्वायर बराबर 147 + 146 हो गया, और इंटू 147 - 146, क्योंकि ये पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, है ना। तो इतना लिख सकते हैं। अब ये देखिए तो a + b × a - b के फॉर्म में आ गया बराबर a² मतलब 147 का स्क्वायर माइनस b²। तो आंसर हमारा हो गया 147 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 57 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो ये a² - b² - b² के फॉर्मेट में है, इसको हम लिख सकते हैं a + b इंटू a - b फिर प्लस a + b इंटू a - b। 57 + 56 कितना हो गया 113 इंटू ये कितना आ गया 1, इसको हम 1 लिख देते हैं, प्लस 23 + 22 कितना आ गया 45 इंटू 23 - 22 कितना आ गया 1। अब ये हो गया 113 + 45, जोड़ लीजिए कितना आएगा, तो जब 113 में 45 ऐड करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 × 3 = 8, 4 × 1 = 5, 158 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 68 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर माइनस b² के फॉर्म में है, तो लिख देते हैं a + b इंटू a - b माइनस a + b इंटू a - b। ठीक है, अब जोड़िए 135 आ गया गुने 1 माइनस 81 गुने 1 मतलब 135 - 81, 4 अब 5 54 आ गया आंसर।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्व करते हैं। यह है 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर गुने 27 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कितना हो जाएगा ये 29 गुने 1, ये हो गया 29, ये हो गया 1 और फिर गुने, ये हो गया 7 13 53 और गुने 1, मतलब ये आ गया 29 गुने 53, गुना करिएगा तो आ जाएगा 1537 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। यह है 44 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर। अब भागा को हम बटा में लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आ गया 87 गुने 1, ये आ गया 29 गुने 1 और 29 या 87 कट गया, तो ये आ गया आंसर 3। अब इन चारों क्वेश्चंस को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम आपको बता चुके हैं कि ये देखिए 2 क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है, और ये जो पूरा है 2 क्रमागत संख्या का वर्ग है। तो 2 क्रमागत संख्या के वर्ग को हम 2n + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जहाँ n होता है छोटी संख्या और n + 1 होता है बड़ी संख्या, मतलब 2 गुने छोटी संख्या प्लस 1 लिख सकते हैं। तो करिए, चलिए करते हैं इसको। तो ये हो गया 57 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, 2 गुने 56 + 1 और फिर प्लस ये हो गया 2 गुने 22 + 1, कितना हो जाएगा 56 दूनी 112 + 1 और प्लस ये हो गया 44 + 1, ये हो गया 113 + 45 158। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 68 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर को 2 गुने 67 + 1 माइनस 2 गुने 40 + 1, तो हो गया 7 × 14, 14 × 12 1 13 + 1 माइनस 81, माने 135 माइनस 81 54 आंसर। इसको भी हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर को 2 गुने 14 + 1, 2 क्रमागत संख्या का वर्ग का डिफरेंस रहेगा तभी 2n + 1 होता है। ये हम पिछले वीडियो में प्रूफ भी किए हैं। ठीक है, इतना इंटू ये हो जाएगा 2 गुने 26 + 1, तो ये हो गया 29, ये हो गया 53, गुना करेंगे 1537 आंसर। नेक्स्ट है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया है आपका 2 गुने 43 + 1 और बट्टा में 2 गुने 14 + 1, 43 दूनी कितना 3 दूनी 6 4 दूनी 8 86 + 1 और बटे 28 + 1, मतलब 87 बटे 29, 3 बार में कट गया 3 आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है 8वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। ठीक, 65 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखिए हम बताए थे आपको कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर और अंतिम संख्या 5 है, अंतिम संख्या कितना है 5 है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, तो 5 को छोड़ के जो संख्या है वो संख्या गुने ठीक उसकी अगली संख्या गुने 100 + 5 का स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए अंतिम संख्या 5 है, ये पूरा संख्या का स्क्वायर है जिसमें अंतिम संख्या 5 है, तो 5 के पहले की संख्या क्या हो गया 8, तो 8 गुने उसकी अगली संख्या 9 गुने 100 + 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो यहाँ है 14, पहली संख्या कितना है 14, 5 छोड़ के, तो ये हो गया 145 का स्क्वायर, तब ना ये 14 लिखा गया 5 छोड़ के, फिर गुने उसकी अगली संख्या गुने 100 + 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 छोड़ के क्या बचा है 81, तो 81 गुने उसकी अगली संख्या गुने 100 + 5 का स्क्वायर, तो इसमें आपका आंसर आ गया 5 का स्क्वायर, इसमें आ गया 9, इसमें आ गया 145 का स्क्वायर और इसमें आ गया 81। समझ गए।
अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक को पहचानिए। तो सबसे पहले तो पाइथागोरीय त्रिक में सभी संख्या प्राकृत संख्या होना चाहिए, तो इसमें भी सभी प्राकृत है, प्राकृत है, प्राकृत है, प्राकृत है, प्राकृत है, ठीक। और दूसरा कंडीशन ये है कि बड़ी संख्या का स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी के बचे दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ के। तो इसमें ऐसा अगर हो जाता है तो पाइथागोरीय त्रिक हो जाएगा। इसमें अगर ऐसा हो जाता है तब पाइथागोरीय त्रिक हो जाएगा। इसमें अगर ऐसा हो जाता है तब पाइथागोरीय त्रिक हो जाएगा। इसमें अगर ऐसा हो जाता है तब पाइथागोरीय त्रिक हो जाएगा। इसमें अगर ऐसा हो जाता है तब पाइथागोरीय त्रिक हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या का स्क्वायर जो है बाकी दो बचे संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ के बराबर होना चाहिए। तब चलिए चेक करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़िए तो होता है 25 प्लस 144, 169 आ रहा है। तो ये भी 169 हो गया, ये भी 169 हो गया। तो 5, 12, 13 क्या हो गया हमारा पाइथागोरीय त्रिक हो गया। दूसरा में चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना 49, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 16 और 25 जोड़िए, 16 प्लस 25 कितना आ गया 41। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में 17 का स्क्वायर निकालिए, तो 17 गुने 17 कर दीजिए, कितना हो गया 289, ये आ गया आपका 289। 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 13 का स्क्वायर हो गया 169। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 144 प्लस 169 313 आ रहा है, और ये 289 है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का स्क्वायर करिए, 37 गुने 37, ये आ गया 1369, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 35 का स्क्वायर हो गया कितना 35 गुने 35, ये आ गया 1225। अब इसमें 144 जोड़ दीजिए, ये आ गया 1369। तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरीय त्रिक है। इसी तरह इसमें 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये हो गया 225 प्लस 400 आ जा रहा है 625, ये भी 625 है, तो ये पाइथागोरीय त्रिक है। तो इसमें आपका आंसर हो गया पहला, चौथा और पांचवा पाइथागोरीय त्रिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नांकित में रिक्त स्थानों को भरिए ताकि कथन सत्य हो। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको बताए थे कॉन्सेप्ट वीडियो में, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये जो 12 है 3 गुने 4 है। तो हम बताए थे कि ऐसा फॉर्मेट में रहेगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का गुणनफल का स्क्वायर, तब जो लास्ट संख्या है उससे एक आगे की संख्या का स्क्वायर के बराबर आता है। तो 12 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यहाँ 72 का स्क्वायर होगा, तब जाके 73 का स्क्वायर हो जाएगा उस फॉर्मेट के हिसाब से। ये 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर होगा, इसलिए क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 110 दिया हुआ है, तो 10 गुने 11 करेंगे तभी 110 होगा, बराबर 111 का स्क्वायर। अब कितना का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 380, अब देखिए इन दोनों का गुणनफल होता है 380 होगा, तब 380 में 20 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। तो ये हो गया 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 380 का स्क्वायर बराबर 381 का स्क्वायर। तो इसमें आपका आंसर आ गया 13 का स्क्वायर, इसमें आ गया 72 का स्क्वायर, इसमें आ गया 11 का स्क्वायर, इसमें आ गया 19 का स्क्वायर आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यह कह रहा है निम्नांकित रिक्त स्थानों को उचित संख्याओं से भरिए ताकि कथन सत्य हो। अब 111 के स्क्वायर को लिखना है,
तो x² का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए ये 3 है, 3 को संख्या है इसमें, तो हम 3 तक चलेंगे, 1 2 3 और उसके बाद रिटर्न हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। ये जो ट्रिक हम बता रहे हैं ये कैसे हुआ, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियो में अच्छे से समझे हैं, यहाँ हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। और अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप समझ लीजिए कि ऐसे करना है आपको। और अगर कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसा क्यों है तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो इसका देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो यहाँ देखिए कि 5 तक तो गए, लेकिन 5 के बाद रिटर्न हो गया, 4 3 2 1 हो गया, मतलब 1 2 3 4 5, 5 गो 1 का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अभी देखिए 22 का स्क्वायर बटे 1 + 2 + 1। तो ये हम बताए थे कि ये 121 का स्क्वायर होगा, तभी बट्टा में जाके इसका सबका सम होता है। और बीच की जो संख्या होता है अगर 2 है तो 2 गो 2 का स्क्वायर, और बट्टा में जाके नीचे सब संख्या का सम होता है। तो यहाँ हम देख लिए कि संख्या क्या क्या 1 2 1 है, तो डायरेक्ट हम 1 2 1 का स्क्वायर कर दिए यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक गया है, 7 के बाद रिटर्न हो गया, 6 5 4 3 2 1 हो गया है। या कह सकते हैं कि बीच की संख्या 7 है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, 7 है ना, तो 7 को 7 बार लिखेंगे, 3 4 5 6 7, 7 को 7 बार लिखेंगे, उतना का स्क्वायर बटे सभी संख्याओं का योग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक लिखिए। तो वर्ग का इकाई का अंक लिखना है, तो 27 का स्क्वायर है, पहला है 27, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 27 गुने 27, 27 को 27 से गुना करिएगा, तो 7 7 49, पहले ही 9 आ जा रहा है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। तो आप गुना करके देख लीजिए, ये 729 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 729, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया 9। तब इस सब के लिए हमको बार बार गुना करने का ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट यूनिट से इकाई को इकाई से गुना कर लेंगे, जितना आएगा वही होगा। अब जैसे इसका लिखना है इकाई का अंक, इसका तो आ गया 9, इसका इकाई का अंक, तो 9 को 9 से गुना करेंगे, 49 का स्क्वायर करेंगे, तो 49 गुने 49 होगा ना, मतलब 9 गुने 9 तो होगा ही, 9 81, तो इसका इकाई का अंक 1। ठीक है, फिर उसके बाद इसका इकाई का अंक कितना, तो 2 दूनी 4, इसका इकाई का अंक कितना, 4 चौके 16, मतलब 6। समझ गए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, योग किए बिना योगफल प्राप्त करिए। ठीक, किसका, इसका। तो हम देख रहे हैं कि ये सब विषम संख्या है, प्रथम 3 3 6 विषम संख्या, प्रथम 6 विषम प्राकृत संख्या है, ये शुरू से है, इसलिए प्रथम बोल रहे हैं कि 1 3 5 7 9, बीच से नहीं है कि 5 7 9, शुरू से है 1 3 5 7 9 11। तो ये प्रथम 6 विषम प्राकृत संख्या का योग है। तो हम जानते हैं कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो 6 है तो कितना 6 स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 36। अब अगला जो है इसका 13 का दूसरा, ये भी उसी प्रकार का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्या है का योग है, तो कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रथम 3 3 6 सम प्राकृत संख्या है, और हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत सम संख्या का योग क्या होता है, n² + n। तो 6 सम संख्या है ना, तो 6 का स्क्वायर + 6 हो जाएगा, माने 36 + 6 42। इसी प्रकार सेम चौथा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रथम 9 सम प्राकृत संख्या का योग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 9² + 9, तो 81 + 9 कितना हो गया 90। तो इसका आंसर आपका आ गया 36, इसका 64, इसका 42, इसका 90 आंसर। उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि 81 को 9 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, और ये 9 विषम संख्या का योग पूछ रहा है, तो हम प्रथम 9 विषम संख्या का योग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 आंसर हो गया आपका। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है कि 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिएगा तो 15 है, 15 का स्क्वायर में
और 16 का स्क्वायर में 16 जो है दोनों दो क्रमागत संख्या है। और यदि दो क्रमागत संख्या के वर्ग के बीच की संख्या निकालना हो तो हम जानते हैं कि दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला कि दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 15 + 16 - 1, ये जितना आएगा वो होगा। या फिर आप 2 गुने छोटी संख्या कर लीजिए, वो आपको दोनों वही संख्या देगा। तो इससे कितना आ गया 30 और इससे कितना आ गया 30। तो 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच की प्राकृत संख्या कितना है 30 प्राकृत संख्या इसके बीच में आएगा। इसी तरह 87 का स्क्वायर और 88 के स्क्वायर बीच कितनी प्राकृत संख्या हैं, तो देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा अभी क्वेश्चन को। तो ये 87 है 88 है, मतलब ये दो क्रमागत संख्या है। और अभी हम बताएं दो क्रमागत संख्या के वर्ग के बीच कितना संख्या ये पता करना है। तो या तो दोनों क्रमागत संख्या को जोड़ के एक घटा लीजिए या 2 गुने छोटी संख्या कर लीजिए। तो अगर आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, कितना हो जाएगा ये 174। 3 के बीच में 174 संख्या है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए और उसके आधार पर रिक्त स्थानों को समुचित ढंग से भरिए। ठीक, क्या प्रारूप दिखा रहा है कि 12 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो पहले तो इन दोनों संख्या का जोड़ कर दिया और पहली संख्या जो है 10 के बाद की संख्या है तो 10 से गुना कर दिया। फिर इसमें इन दोनों संख्या को जोड़ दिया। दूसरी संख्या 20 की बाद की संख्या है तो 20 से गुना कर दिया। फिर इसमें इन दोनों संख्या को जोड़ दिया। फिर ये संख्या 30 की बाद की संख्या है तो 30 से गुना कर दिया। ये आता कैसे है, ये चूँकि a² - b² के फॉर्मेट में है तो a + b तो लिख दिया और a - b करिएगा 12 - 2 तो 10 ही आएगा। यहाँ a - b करिएगा 28 - 8 तो 20 ही आएगा। यहाँ a - b करिएगा 39 - 9 तो 30 ही आएगा। तो इसके हिसाब से हमको बनाना है। तो चलिए हम लिखते हैं 58 का स्क्वायर - 60 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a² - b² a + b इंटू a - b। और a - b 58 में 60 कितना हो जाएगा 50। तो हम डायरेक्ट यहाँ 50 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए a² - b², तो a + b इंटू a - b करेंगे 74 - 4 तो 70 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए a + b दे दिया है तो ये हो गया 89 का स्क्वायर हो जाएगा। तब ना a + b इंटू यहाँ a - b लिखेंगे हम। और a - b 89 - 9 का मतलब कितना 80। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल का। एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 18 है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो आप जानते हैं, हम आपको पहले ही कॉन्सेप्ट वीडियो में बता चुके हैं, इसका जो एपिसोड 1 है, कि अगर एक से अधिक कोई भी संख्या हम ले रहे हैं तो उसका पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है 2n होता है, n² - 1 होता है और n² + 1 होता है। जहाँ n क्या है वो संख्या जो संख्या को हम ले रहे हैं। तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो पाइथागोरीय त्रिक होगा हमेशा। ठीक, अब क्वेश्चन करा है कि पाइथागोरीय त्रिक में एक संख्या 18 है। एक संख्या 18 है कहने का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में से कोई एक संख्या 18 है। और हमको नहीं पता कौन 18 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी 18 हो सकता है, या ये 18 हो सकता है, या ये 18 हो सकता है। समझ गए? जब ये 18 होगा तो ये कुछ और होगा, ये दोनों। जब ये 18 होगा तो ये दोनों कोई और संख्या होगा, है ना। तो हम बारी बारी से बना के देखते हैं। हम किसी को भी एक लेकर के बना सकते हैं। तो हम लेते हैं कि यदि हम 2n = 18 ले लें, हम मान लेते हैं कि यही 18 है, तब क्या होगा, तब होगा n का मान निकल जाएगा कितना 9। n का मान निकल गया। और हम जानते हैं कि पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है 2n होता है, n² - 1 होता है और n² + 1 होता है। तो 2n तो 18 हो गया और n² - 1 कितना हो गया, n² हो गया 9² - 1 80 हो गया। और ये n² + 1 कितना हो गया 81 या 1 82 हो गया। समझ गए? तो ये हमारा पाइथागोरीय त्रिक निकल गया। कितना कितना आया, तो ये आ गया 18, 80 और 82 पाइथागोरीय त्रिक। तो जब हम इसको ले रहे हैं 18, तब अगर इसको 18 लेंगे तब ये हमारा आंसर आ गया, ये भी सही है। लेकिन यदि हम
एन स्क्वायर माइनस 1 को ले लें 18 तब एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19 और एन बराबर हो जाएगा √19। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको लेकर के हम जब बनाए तो एन का वैल्यू अपरिमेय आया, तो हम इससे पाइथागोरीय त्रिक नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि पाइथागोरीय त्रिक होता है 2n होता है, एन स्क्वायर माइनस 1 होता है, एन स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो अगर 2n करेंगे तो 2 गुना √19 कितना हो जाएगा? 2√19। एन स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो ये 18 आ जा रहा है। एन स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये आ जा रहा है 20। तो पाइथागोरीय त्रिक के लिए यहाँ बन गया 3 संख्या हमको मिल गया इतना। और देखिए, तो हम बताए थे कि पाइथागोरीय त्रिक का पहला शर्त होता है कि तीनों प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो ये है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो इससे जब अपरिमेय संख्या आ गया तो हम पाइथागोरीय त्रिक नहीं निकाल सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है कि यदि हम एन स्क्वायर प्लस 1 बराबर 18 ले लें तब, तो एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? √17। ठीक है। अब ये √17 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। तो हम इससे बता सकते हैं कि पाइथागोरीय त्रिक नहीं निकाल सकते हैं अगर एन स्क्वायर प्लस 1 बराबर 18 लेंगे तब। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक पाइथागोरीय त्रिक के लिए होता है 2n, एन स्क्वायर माइनस 1 और एन स्क्वायर प्लस 1। तो 2n करेंगे तो ये 2 गुना √17 हो जाएगा, 2√17। ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये एन स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो 2√17, 16, 18 3 संख्या मिला। और हम जानते हैं पाइथागोरीय त्रिक के लिए तीनों क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या। तो ये है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं हो सकता है। तो हमारा एक ही आंसर सिर्फ ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग प्रश्नमाला 2 के ए को डिस्कस करेंगे।